The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। बाजू में एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाइए। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद कमेंट में लिखेंगे कि भैया पूरी एनसीईआरटी को आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, कोई भी पीवाईक्यू कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं करा है। ये अकेली वीडियो इनफ है आपको टॉपर बनाने के लिए। इस चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, एक्सप्लेन द चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आजादी मिली तो उस समय पूरी दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन के तो दुनिया के सामने आया, लेकिन उस समय इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी अभी एक बहुत ही खतरनाक वॉर खत्म हुई थी 1939 से 1945, वर्ल्ड वॉर 1। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी। न्यू इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हो रही थी। आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारी नई कंट्रीज ऐसी थी जहां पर कोलोनियलिज्म, मतलब जो कॉलोनीज बन चुके थे वो किसी और का राज उनके ऊपर चल रहा था, वो एंड हुआ। इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो ये राज ऊपर ऊपर से खत्म हो रहे थे। अब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो यहाँ पर डुअल चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो क्या थे। वेलफेयर और डेमोक्रेसी, इनका सामना करना था। डेमोक्रेसी लेकर आना था, लोगों का वेलफेयर करना था। जो फ्री इंडिया था, आजाद इंडिया था, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इन्हीं सारी चीजों को देखकर शेप करी गई थी। जो भी ग्लोबल इश्यूज वगैरह चल रहे थे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, उन सब चीजों को कंसिडर करा गया था। इंडिया की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो बहुत पर्सनल थी। बाकी प्रॉब्लम तो ऐसी थी जो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आपस में सेम फील कर रही थी, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। क्या थी? सबसे पहला ब्रिटिश एरा डिस्प्यूट्स। ब्रिटिशर तो चले गए, लेकिन उनके समय बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे जो पेंडिंग थे, उनको वो ठीक करके नहीं गए। आगे इसको भी हम चैप्टर में देखेंगे। फिर पार्टीशन का प्रेशर, भाई इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम थी आपको पता है। और इसके बाद आखिरी में पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, उससे भी हमें डील करना था, गरीबी मिटाने का काम करना था। तो इंडिया को जब आजादी मिली तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ इंटरनल पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, और इन सबको देखते हुए इंडिया ने अपने आगे के स्टेप्स बढ़ाए। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहा है तो वो सिर्फ इंडिया का है, हमको आजादी चाहिए। वो आइसोलेटेड नहीं था, उसने पूरे दुनिया भर में इंपैक्ट करा था। चलिए इसकी बात करेंगे। जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था वो ग्लोबल स्ट्रगल था। पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में जो ये कॉलोनियलिज्म चल रहा था ना, और इंपीरियलिज्म, मतलब कॉलोनीज बना लिया है, किसी को कब्जा कर लिया है, उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली है, इसके खिलाफ इंडिया का मूवमेंट था। इंडिया ने इंस्पायर करा भाई एशियन अफ्रीकन जो लिबरेशन मूवमेंट्स हुए थे। इंडिया अकेला तो नहीं था जो गुलाम था, और भी कंट्री थी। तो वहां पर जो मूवमेंट्स वगैरह हुए आजादी के, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था। वो इंडिया को देखकर मोटिवेट हुए, इन्फ्लुएंस हुए। फिर इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे और फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, उनके बाहर कॉलोनीज के लीडर से भी कनेक्शन थे, उनके वो कांटेक्ट में थे। तो ये हम कोशिश कर रहे थे कि एक यूनाइटेड वे में हम आगे बढ़ सके। तो जो कॉमन हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था, क्योंकि हर कोई परेशान था, तो इसमें साथ में भी हमने बहुत सारे काम करे, कांटेक्ट बना के हमने रखा हुआ था। फिर इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, आपको पता होगा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमें दिखाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक था इंडिया के बीच में और ओवरसीज इंडियंस के बीच में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही आइसोलेटेड प्रोसेस था, पूरे दुनिया भर में हमारे कनेक्शन थे, हर जगह हमारा इंपैक्ट हो रहा था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 2024 में क्वेश्चन आया है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हैं, कुछ में हम ईयर्स भी डालते हैं आपको बताने के लिए। तो देखते हैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं, तो उसमें हमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, बाहर के फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। किसी भी फैमिली का
या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर रहता है उसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसमें इंटरनल भी रीजंस रहेंगे, एक्सटर्नल भी रहेंगे। ऐसे ये कंट्री की जब हम बात करते हैं तो दोनों टाइप के रीजन देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी मतलब हम बाहर की दुनिया से किस तरीके से डील करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, तो वहां डोमेस्टिक मतलब घरेलू और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दोनों के इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लाइंस वापस से रिपीट होंगी। पहला तो वही है, अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, न्यू इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हो रही थी, है ना। तो इस समय इंडिया फॉर्म हुआ, वॉर खत्म हुई, उसके बाद इंडिया को आजादी मिली। बहुत सारी चीजों पर हमें ध्यान रखना था। मेनली क्या है, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, हम किसी और की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। हमारी स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर हमारी खुद की गवर्नमेंट रहेगी, हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, किसी और पर नहीं टिकेंगे। हमें पीसफुल सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना है, लड़ाई झगड़े ना हो, सबकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कोई भी किसी के ऊपर हमला वगैरह ना करे। इन सारी चीजों को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी इंडिया की डिजाइन करी जा रही थी। न्यू कंट्रीज आ रही थी कोलोनियलिज्म के बाद, बहुत सारी कंट्रीज को वही जो इंडिया की प्रॉब्लम थी उन्हें भी फेस करना पड़ रही थी। हमने पहले देखा, वेलफेयर करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर आना है। तो फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी। तो ये सिंपल सी बात है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी ये था, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में साफ साफ रिफ्लेक्शन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स से। जब हम फ्रीडम का स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने सोचा हुआ था कि इंडिया फ्यूचर में कैसा दिखेगा। हम डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, हम सेकुलरिज्म फॉलो करेंगे, हम वेलफेयर का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हैं वो हमें इंडिया में देखने को मिल रही थी। इसी टाइम पे यूएन का राइज हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स आए, चाइना इमर्ज कर रहा था, एक बहुत बड़ा पावर बन रहा था, ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन हुआ, सारे कॉलोनीज वगैरह खत्म हो रहे थे। तो इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाकर रखना था क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। एक्सप्लेन एनी टू डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को गाइड किया जाता है कि कैसे आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें वो डीपीएसपी बताने हैं जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसलिए इसमें आप मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। एनसीईआरटी में जो डीपीएसपी का बॉक्स दिया हुआ है एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं एज इट इज लेकर आ गया हूं। आपको क्वेश्चन यही आएगा कि 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता दीजिए, लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं होगा, ये भी बोला जाएगा जो इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं। तो इसलिए आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मन से आप कुछ भी डीपीएसपी का नहीं लिख सकते। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई हमें डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की क्या बात करते हैं। एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया फंसना पक्का है कि पीडीएफ कहां मिलेंगे, बहुत जल्दी वेबसाइट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो हो सकता है अवेलेबल हो चुके होंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा। पहला, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, मेंटेन जस्ट। जस्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल फेयर, बिल्कुल इक्वल, मोरली राइट। तो एकदम जस्ट आपको रिलेशन, ऑनरेबल रिलेशन बनाने हैं बिटवीन नेशन से, दूसरा पॉइंट निकल के आता है। तीसरा, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another। कोई भी इंटरनेशनल लॉ है हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करना है, हमें ट्रीटी की भी रिस्पेक्ट करना है। अगर हमने कुछ वादे किए हुए हैं हमें उनको निभाने की कोशिश करना है। और इसके बाद फोर्थ निकल के आता है, इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, एक थर्ड पर्सन जज करता है, जैसे कोर्ट वगैरह में होता है ना, 2 लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो तीसरा बताएगा क्या सही है, आर्बिट्रेटर बताएगा क्या सही है। तो कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो इस तरीके से हम बहुत पोलाइटली चीजों को ठीक करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 4 पॉइंट अगर आप नहीं लिख पाए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम मन से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक रहते हैं जहां पर मन का काम नहीं चलता। अगर आप फंसना पक्का फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस करा होगा कुछ आंसर में हम बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते। रीजन यही है कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ आंसर आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। थोड़ी वर्डिंग इधर की उधर हो सकती है, लेकिन ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। जैसे सिक्योरिटी वाले चैप्टर में हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते उनको आप। ऐसे ही बहुत सारे आंसर मिलते हैं, बट टेंशन मत लो, गुरु भैया इसलिए ही वीडियो बना रहे हैं।
हाईलाइट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2024 में आया है, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेहरू जी का नाम आ जाए, फॉरेन पॉलिसी का नाम आ जाए, या फिर वो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे, ये ऑब्जेक्टिव्स बनना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही आंसर आप लिख कर आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, साथ में ये खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो बहुत सारी पावर इनके हाथ में थी। इन्होंने इंडिया का नेशनल एजेंडा भी सेट करा, फॉरेन पॉलिसीज में इंडिया की बहुत मदद करी। तो 1946 से 64 तक नेहरू जी के पास बहुत इंफ्लुएंस था। तो ये फॉरेन पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते थे। नेहरू जी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे, इसे भी आप बदल नहीं सकते, एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। पहला, जो इतनी मेहनत से हमें सोवरेनिटी मिली है उसको प्रिजर्व करके रखना है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारी बॉर्डर्स वगैरह में सेफगार्ड करना है, अपनी रिस्पेक्ट को बचाना है, वहां कोई भी नाटक नहीं होना चाहिए, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ये 3 पॉइंट आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। नेहरू जी का कहना था कि इन गोल्स को हम अचीव कैसे करेंगे, हम नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जब इंडिया को आजादी मिली उसके जस्ट बाद कोल्ड वॉर चालू हो गई थी, पूरी दुनिया 2 कैंप में डिवाइडेड था। इंडिया ने बोला नॉन अलाइनमेंट, हम किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बाहर रह के एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बना था, और इसलिए हम नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं। आगे भी इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका कहना था कि इंडिया को यूएस के ब्लॉक को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस की आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी की थी, वो प्रो डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमें यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, कुछ पार्टीज हो गई, भारतीय जनसंघ और बाद में स्वतंत्र पार्टी, इन सबका यही कहना था कि हमें प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहिए, यूएस को सपोर्ट करना चाहिए, और कम्युनिज्म के खिलाफ बात हमें करना चाहिए। तो यूएसएसआर को इतना फेवर वगैरह हमको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल के आता है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड। जी हां, हम पीसफुल वर्ल्ड की बात करते हैं। इंडिया, एक और क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के बोर्ड पूछ लेगा, लेकिन अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी हुई है दिक्कत नहीं आएगी। नॉन अलाइनमेंट के कोई भी 2 फीचर्स बता दीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन सुनने में अलग लग रहा है, लेकिन ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज हमारी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना और रैपिड रिवीजन की वीडियो भी देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो से भी आपको बहुत मदद मिलेगी, उसमें तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया भाई एक पीसफुल दुनिया बनाना चाह रहा था, एनसीईआरटी में साफ साफ ये बात आती है, इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट को प्रमोट करा। हमने बोला भाई कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स है उन्हें हमें कम करना है, और यूएन के जो भी पीस कीपिंग मिशन होते हैं, पीस वगैरह प्रमोट करने के काम में खुद को सपोर्ट करना है। तो इंडिया ने किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करा, ना वो यूएस के साइड गया और ना इंडिया यूएसएसआर के साइड गया। इसके बाद नेटो वॉर्सो पैक्ट, नेटो हमारा यूएसए का अलायंस हो गया, वॉर्सो हमारा यूएसएसआर का अलायंस हो गया, इनके मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे थे। इन दोनों के ईयर्स कमेंट में बताओ, हमने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में इनके ईयर्स देखे हुए हैं, कब कब फॉर्म हुए थे, सही सही बताना, कमेंट में ईयर्स बताओ। तो इंडिया ने बोला भाई नॉन अलाइनमेंट है ना, हम बाहर रह के इन चीजों को चैलेंज करेंगे। अब कुछ लोग इंडिया को बोलते थे कि आप डर रहे हो, या फिर आप भाग रहे हो, या फिर आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा लगता था, इम्बैलेंस्ड लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया ने जो भी करा था बहुत सोच समझ के करा था। 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक करा, स्यूज कैनाल रिलेटेड थोड़े से लफड़े हो गए थे, अटैक किया। इंडिया ने बहुत खुल के इसको अपोज करा, लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड करा तब इंडिया ने कुछ नहीं बोला। तो दुनिया वाले बोल रहे थे कि एक तरफ आप बोलते हो नॉन अलाइनमेंट और एक तरफ आप यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसी बातें इंडिया के खिलाफ बहुत बार आई है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड रहता था। तो ये एक हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट डेटा है। सेम ईयर 1956 में ये चीज हुई थी। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, लेकिन इसके बाद भी इंडिया का हमेशा इंडिपेंडेंट स्टेट रहा और दोनों ब्लॉक्स ने इंडिया की मदद करी है। तो इंडिया ने एक सही बैलेंस बना के रखा हुआ था।
तो इंडिया प्रमोट कर रहा था नॉन अलाइनमेंट, है ना, डेवलपिंग नेशंस को बोल रहा था कि आप भी नॉन अलाइनमेंट फॉलो करिए, किसी को ज्वाइन मत करिए, लेकिन पाकिस्तान ने यूएस लेड अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तो यूएसए इंडिया से अनहैप्पी था कि यार आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, आपको भी हमें ज्वाइन वगैरह कर लेना चाहिए। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए भैया मजा आ गया, टॉपर बनना पक्का है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा। जो बच्चा वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करता है, वो यूट्यूब को साफ साफ बताता है कि वीडियो अच्छी है, तो यूट्यूब वीडियो को आगे पुश करता है। इस वीडियो को यूट्यूब पर नंबर 1 रैंक करवाना है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी, मतलब अफ्रीका साइड और एशिया साइड की यूनिटी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। इसको हम देखते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उनका क्या रोल था बताइए। या फिर आपसे सीधा सीधा बोला जा सकता है कि इंडिया बहुत ज्यादा डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता था, रेसिज्म के खिलाफ इंडिया ने बार बार आवाज उठाई है, इसके बारे में कुछ बताइए। और ऐसे ही कर करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू जी का वर्ल्ड अफेयर में क्या रोल था, 2024 में क्वेश्चन आया। आंसर वही है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर। पूरे इंटरनेट पर इससे प्रीमियम ह्यूमैनिटीज के नोट्स आपको नहीं मिल सकते। पूरे सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। इन नोट्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो बिल्कुल इन नोट्स को यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया की अगर हम साइज की, लोकेशन की, पावर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा खासा हमारा इन्फ्लुएंस है इंडिपेंडेंस के बाद से ही। तो नेहरू जी का एक बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड अफेयर में, खास तौर पर एशियन अफेयर्स में। नेहरू जी का बोलना था कि मैंने देखा हुआ है कि इंडिया और जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है, चाहे वो एशिया के हों या अफ्रीका के हों, उनके बीच में एक हमें सेम बैकग्राउंड देखने को मिलता है। आपने भी स्ट्रगल करा है, हमने भी स्ट्रगल करा है, और इसलिए नेहरू जी के ना अच्छे कांटेक्ट थे इनके साथ। नेहरू जी कांटेक्ट वगैरह बना के रखते थे और कोशिश करते थे कि और कांटेक्ट्स वो बना पाए। उनका था कि भाई एशियन यूनिटी होना चाहिए, एशिया के सारे नेशन साथ में रहना चाहिए। 1940s-50s में ये इन्होंने बहुत किया। नेहरू जी के अंडर इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था 1947 में, याद रखिएगा, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। और इस समय इंडिया को आजादी भी नहीं मिली थी, आजादी से पहले ही हमने ये काम चालू कर दिया था। इंडोनेशिया की फ्रीडम में इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा। इंडिया ने बोला नहीं ये चीज सही नहीं है, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी 1949 में, और हमने डच के कॉलोनियल रूल को एंड करने का काम करवाया। हमने इन चीजों को बहुत सपोर्ट करा कि कोई किसी का गुलाम वगैरह नहीं रहना चाहिए। डीकोलोनाइजेशन को इंडिया का सपोर्ट मिला है। रेसिज्म, कोई भी भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ इंडिया ने बात करी है। खास तौर पे जो हमें साउथ अफ्रीका में अपार्थीड, जो ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसके खिलाफ भी इंडिया ने बात करी हुई है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, यहां पर ईयर रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये इंडिया का सबसे पीक एंगेजमेंट था एशियन और अफ्रीकन नेशंस के साथ। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस याद रखना, ये वही कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्रिएट हुआ। ये बैंडुंग की स्पिरिट के कारण ही हमें क्रिएशन देखने को मिला, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM, जहां पर हम बात करते हैं कि किसी भी कैंप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट हमें देखने को मिला बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में। ईयर याद रखना, MCQs में बार बार आता है। और नेहरू जी ये NAM का हिस्सा नहीं थे, उसके को फाउंडर थे। नेहरू जी के साथ और नेशन के कुछ लीडर्स ने मिलकर इसको फाउंड किया था, तो ये याद रखिएगा। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशन विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि चाइना से तो हमारे स्टार्टिंग में रिलेशन अच्छे थे, इस पर थोड़ा सा लाइट डालिए। पाकिस्तान के साथ तो स्टार्टिंग से ही लफड़े हो गए थे, हम सबको पता है, लेकिन चाइना के साथ बहुत ही फ्रेंडली नोट में हमारे रिलेशन चालू हुए थे। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया के सामने आया। वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कम्युनिज्म को हर कोई सपोर्ट नहीं करता। इंडिया पहली कंट्रीज में से एक था जिसने चाइना को सपोर्ट करा, रिकॉग्नाइज करा कि हाँ भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक कंट्री है। बहुत बड़ी बात होती है रिकॉग्नाइज करना, तो इंडिया ने सपोर्ट किया स्टार्टिंग से।
नेहरू जी चाइना को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में बहुत सपोर्ट करते थे। नेहरू जी का तो ये मानना था कि चाइना से अच्छा हमारा और कोई दोस्ती नहीं, आने वाले समय में हम पक्के यार होने वाले हैं। सरदार पटेल ने वॉर्न भी किया था कि चाइना फ्यूचर में हॉस्टाइल हो सकता है, अग्रेशन दिखा सकता है, लेकिन नेहरू जी ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। इनफैक्ट ये तक बोला जाता है कि नेहरू जी को जो हार्ट अटैक आया उसमें चाइना ने जो अटैक करा था उसका सदमा एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि नेहरू जी चाइना को अपना बहुत ही खास मानते थे। नेहरू जी का यही बोलना था कि चाइना का अटैक एक्सीडिंगली अनलाइकली, मतलब यही बोलते नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1954 में इंडिया के पीएम नेहरू जी और चाइना के प्रीमियर, उनके लीडर जो इनले ने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया। पंचशील का मतलब क्या होता है, आ सकता है क्वेश्चन। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसमें 5 प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके दो नेशन आपस में अच्छे रिलेशन रख सकते हैं। किसी को भी अगर किसी भी नेशन के साथ रिलेशन बनाना है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे बायलैटरल आपस में संबंध और स्ट्रांग हो गए। लीडर्स दोनों कंट्री के एक दूसरे को विजिट करते रहते थे, बहुत बहुत बड़े बड़े क्राउड्स, बहुत प्यारा प्यारा क्राउड उनको वेलकम करता था। तो स्टार्टिंग में तो इंडिया चाइना के रिलेशन काफी बढ़िया थे। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, व्हाट हैपेंड व्हेन चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत इन 1950, या तिब्बत रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, या तिब्बत के कारण इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे खराब हो गए, क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। देखते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था। तो भाई जो तिब्बत प्लेटू है ना, वो इंडिया चाइना टेंशन में एक बहुत मेन रोल प्ले किया हुआ है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एक लंबा समय ऐसा भी रहा है कि तिब्बत बार बार इंडिपेंडेंट भी रहा है, और एक लंबा समय ऐसा भी रहा है जब बार बार वो चाइना के कंट्रोल में आया है। आज के समय की बात करते हैं तो आज वो चाइना के कंट्रोल में, एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना के अंडर, एक कोई अलग कंट्री नहीं है। तो जब से चाइना ने कैप्चर करा ना तिब्बत को, उसके बाद से इंडिया चाइना के रिलेशन में दिक्कत आई थी। 1950 में चाइना ने तिब्बत का कंट्रोल ले लिया, चाइना का बोलना था ये हमारा ही हिस्सा है। तो तिब्बतन, बहुत सारे तिब्बतन लोगों ने इसको अपोज करा। तो इंडिया ने भी बोला कि भाई ये चीज सही नहीं है। इंडिया ने चाइना को परसुएट करने की कोशिश करी कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। इंडिया चाइना ने पंचशील अग्रीमेंट भी किया हुआ है। पंचशील अग्रीमेंट में एक चीज और साफ साफ दी हुई थी, जो हमारा 1954 में हुआ था, कि हमें एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब तिब्बत की बात आई तो चाइना तो नहीं कर रहा, उनकी बॉर्डर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उनकी सोवरेनिटी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इंडिया ने बोला एक तरफ आप पंचशील की बात करते हो और आप तिब्बत के साथ ऐसे करते हो। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इंडिया ने बोल दिया, कंसीडर्ड मतलब क्या होता है कि पहले डिसएग्री करा लेकिन बाद में अग्री कर लिया। इंडिया ने बोला चलो ठीक है, क्योंकि चाइना बोल रहा था कि हम चीजों को ठीक कर लेंगे। 1956 में दलाई लामा हमारे बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने नेहरू जी को बताया कि तिब्बत की सिचुएशन खराब होती जा रही है। लेकिन चाइना ने बोला इंडिया से कि आप टेंशन मत लीजिए, हम तिब्बत को ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, उनको थोड़ी आजादी वगैरह देंगे, वो अपना काम सही से कर पाएंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिर 1958 में तिब्बतन अपराइजिंग, लोगों ने बहुत सामने आए, मोबिलाइज हुए, इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन चाइना ने इसे क्रश किया। चाइना ने इसको दबाने की कोशिश करी, बहुत सारे वायलेशन वगैरह भी हमें देखने को मिले। और 1959 में फाइनली दलाई लामा इंडिया आ गया और यहां पर उन्होंने असाइलम, हिंदी में शरण बोल दीजिए, असाइलम सीख कर लिया कि आपकी गवर्नमेंट मेरा प्रोटेक्शन करे, अब मैं यही रहूंगा। चाइना को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चाइना ने बोला कि इंडिया में आप एंटी चाइना एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो। ओवर द डिकेड्स बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी इंडिया में आके सेटल हो गए, स्पेशली दिल्ली और आसपास के रीजन में। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में, वो तो लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट बन गया है ना। और 1950s और 60s की अगर हम बात करते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी हो गया, जनसंघ पार्टी हो गया, इन्होंने तिब्बत के इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट किया है। चाइना ने तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लेम यही करता है कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, लेकिन तिब्बतन्स इस चीज को सीधे सीधे रिजेक्ट करते हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। और तिब्बत के लोग ये भी बोलते हैं कि चाइना हमारे आसपास ज्यादा सेटलमेंट वगैरह ना करे। बहुत सारे अब जो हम आंसर पढ़ेंगे ना, वो रिपीट होंगे हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के। एक्सप्लेन द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962, ओ माय गॉड। या फिर व्हाट वाज द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना के बीच में क्या हो गया, चाइचिन रीजन एरिया में क्या हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। यहाँ बेसिकली हम इंडिया चाइना वॉर की बात कर रहे हैं। दो डेवलपमेंट्स हुए, दो ऐसी चीजें हुई जिसके बाद इंडिया और चाइना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले 1950 में भाई चाइना ने तिब्बत को
अपने कब्जे में लिया। तो जो हिस्टोरिकल बफर था, बफर मतलब समझते हैं, जैसे यहां पर इस सेंस में बात करी जा रही है, दो कंट्री चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत फंसता है, लेकिन तिब्बत को अब अगर चाइना ने कैप्चर कर लिया तो अब हमारी बॉर्डर टकराने लग गई है। तो ये एक बफर हमारा जो था वो खत्म हो गया है ना। इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो इसको ओपनली अपोज नहीं करा, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई कि तिब्बतन कल्चर को कैसे दबाया जा रहा है, लोगों को कैसे परेशान करा जा रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट अब शांत नहीं रह पा रही थी। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इंडिया आ गए, हम सबने देखा हुआ है। तो चाइना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने बोला आप एंटी चाइना एक्टिविटीज करवा रहे हो। और इसके बाद फिर बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह भी इंडिया चाइना के बीच में हमें देखने को मिलने लगे। इंडिया बोल रहा था भाई जो कॉलोनियल अग्रीमेंट हुए थे वो मानना चाहिए, चाइना रिजेक्ट कर रहा था। चाइना बोला जब ये कॉलोनियल पीरियड में जो भी अग्रीमेंट वगैरह जो भी हुआ हम किसी भी चीज पे नहीं मानने वाले हैं। चाइना को मेनली वेस्टर्न और ईस्टर्न जो हमारे बॉर्डर के एंड्स है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। वो थोड़ी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले लद्दाख का जो अक्साई चीन रीजन है उसको चाइना ने क्लेम कर लिया। चाइना ने बोला ये हमारा है, ये आपका नहीं है। फिर बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश, उस समय अरुणाचल प्रदेश को हम NEFA से जानते थे। NEFA का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में बताओ, पहले मैंने बता दिया है, नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार बुक में रिपीट होता है। बोला ये मेरी टेरिटरी है, चाइना ने बोला अक्साई चीन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा हमारा है। 1957 से 59 के दौरान चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया और वहां पर स्ट्रेटेजिक अपनी रोड बना ली। बहुत नेगोशिएशन हुए लेकिन ये सारे फेल हो रहे थे, कोई भी डिस्प्यूट का हमें रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम और बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। चाइना ने भाई एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही बड़ा इन्वेजन किया इंडिया में अक्टूबर 1962 में। दोनों डिस्प्यूटेड रीजन में चाइना ने अटैक करा। पहला अटैक 1 हफ्ते तक चला और चाइना की फोर्सेस ने क्या कैप्चर कर लिया? अरुणाचल प्रदेश के कुछ की एरियाज को कैप्चर कर लिया। सेकेंड वेव अटैक की दूसरे महीने आई। इंडिया की जो फोर्सेस थी, हमारी जो आर्मी थी, वो चाइना को वेस्टर्न फ्रंट में तो आगे बढ़ने से रोकने में थोड़ा कामयाब हुई लद्दाख साइड में, लेकिन ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चाइना इतना आगे बढ़ लिया कि वो नियरली असम प्लेन्स के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गया था। इसके बाद चाइना ने डिक्लेयर करा यूनिलैटरल सीज फायर। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है? वन साइडेड। चाइना ने बोला अब हम अटैक नहीं करेंगे, तो चाइना ने अटैक वगैरह बंद कर दिए और अटैक करने से पहले इनकी आर्मी जहां पर थी ना, इनकी आर्मी वहीं पर रुक गई। तो आज भी यही सिचुएशन है। इससे पहले जो बहुत एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया है, स्ट्रेटेजिक रोड वगैरह बना ली है, तो इंडिया आज भी बोलता है वो हमारा एरिया है, लेकिन चाइना उस एरिया को कब्जा करके बैठा हुआ है। एक्सप्लेन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए जब ये लफड़ा हुआ? तो इसके बाद इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? तो ये जो इंडो सीनो वॉर हुआ 1962 का, सीनो मतलब चाइना है ना, इसने घर में और अब्रॉड में इंडिया की इमेज को बहुत डेंट किया। इंडिया को मजबूरन यूएस और ब्रिटेन से मिलिट्री मदद लेना पड़ गई। इस समय यूएसएसआर एकदम न्यूट्रल था, उसने किसी को भी सपोर्ट नहीं करा। इस वॉर के बाद पूरी नेशनल ह्यूमिलिएशन, हमें बहुत बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन साथ में नेशनलिज्म। कभी भी ऐसा बुरा वक्त आता है तो सब साथ में आ जाते हैं, राइट? तो नेशनलिज्म भी हमें देखने को मिला। बहुत टॉप आर्मी कमांडर्स ने रिजाइन कर लिया या फिर रिटायर हो गए, क्योंकि ये मिलिट्री फेलियर था, हम हार गए थे ये वॉर। और हमारे जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, नाम याद रखिएगा, वी कृष्णा मेनन, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया। नेहरू जी का जो स्टेचर, मतलब नेहरू जी की जो रिस्पेक्ट थी, उनके पास्ट को देखते हुए जो उनको इज्जत मिलती थी, कहीं ना कहीं वो भी हार्म हुई, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने चाइना को बहुत हल्के में लेके रखा हुआ था। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा कि आपने कोई भी प्रिपरेशन वगैरह तो किया ही नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें देखने को मिला। मतलब ये पार्लियामेंट में कर दिया जाता है कि हमें लग रहा है कि अब आप मेजोरिटी नहीं बना पाओगे, आपको मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी चला दिया गया। तो ये हुआ, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ लोकसभा में। तो मतलब मान के चलिए जब लोकसभा में वोटिंग हुई, अगर ये वोटिंग में इनको मेजोरिटी नहीं मिलती तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, और खास तौर पर ऐसे लीडर के लिए जिनका नाम पूरे इंडिया में चल रहा था। ये वॉर के बाद ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी स्प्लिट आ गया। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। रेड फॉन्ट का मतलब है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजन क्या था? हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में ना एक प्रो यूएसएसआर फैक्शन था जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, वो कांग्रेस के करीब था, और एक प्रो चाइना फैक्शन था जो चाइना को सपोर्ट करता था। तो 1964 में सीपीआई हमारी फॉर्मली स्प्लिट हो गई। जो प्रो चाइना के लीडर थे उन्होंने सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग,
इन्होंने CPI-M बना लिया और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया क्योंकि वो प्रो चाइना थे। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, आप चाइना को सपोर्ट करोगे तो आप अरेस्ट तो हो गई, तो ये प्रो चाइना सिंपैथीज के चक्कर में उनको अरेस्ट किया गया। तो ये वॉर के चक्कर में ना एक चीज हमको और क्लियर मिली कि भाई जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो चाइना के पास वाला रीजन है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, वहां हमें और यूनाइटेड करना है उस एरिया को, वहां पर हमें आर्मी वगैरह भी सही से अलोकेट करना है। तो ये सारी चीजें भी हमारे सामने आई और जस्ट इस वॉर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन का काम इंडिया में चालू करा गया। एनालाइज द सीनो इंडिया रिलेशन सिंस 1962। अब 1962 के बाद देखते हैं सीनो मतलब चाइना क्या रिलेशन है। मोर देन अ डिकेड का टाइम लगा जिसके बाद इंडिया चाइना के नॉर्मल रिलेशन वापस से रिज्यूम हुए। 1976 में फुल डिप्लोमेटिक थोड़े पॉलिटिकल रिलेशन भी हमारे सामने आए इन दोनों कंट्रियों के बीच में, वरना वॉर के बाद एक लंबे समय की शांति आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले टॉप लेवल के लीडर थे, उस समय ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना को विजिट करा 1979 में, याद रखिएगा। राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू के बाद जिन्होंने चाइना को विजिट करा 1988 में। इसके बाद रिलेशन थोड़ा सुधरना चालू हुए। उसके बाद दोनों कंट्री अब कोशिश करती हैं कि हम ट्रेड पे ही ज्यादा फोकस करें। अब जो हो गया तो हो गया, थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन 2 इंस्टेंसेस वेयर इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेटेड विद ईच अदर। अरे वाह, देखते हैं हमने कोऑपरेट भी किया है कहीं पर। तो देखो, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट तो 1947 में हुआ, आज भी चलता है। उसको अगर हम साइड करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान ने कोऑपरेट भी किया है। पहला, पार्टीशन के टाइम पे जो विमेन अबडक्ट हो गई थी, किडनैप हो गई थी और बहुत सारा विमेन को तो बहुत सफरिंग हुई उस टाइम पे, तो इंडिया से पाकिस्तान पहुंचाने में, पाकिस्तान से इंडिया पहुंचाने में एक दूसरे की मदद करी गई। तो ये एक कोऑपरेट हमने करा पार्टीशन के टाइम पे। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, याद रखिएगा, नेहरू जी ने और आयूब खान ने साइन करी थी और मीडिएट किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। बहुत सारे लोग एग्जाम में MCQ में आता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी, वो बीच में आया था, मदद कराई थी, आयूब खान और नेहरू जी के बीच में हुई थी। इतनी प्रॉब्लम हो गई, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, सारी चीजें भी हैं, लेकिन इसके बाद भी आज भी ये हमें सही से वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। ये हैं आपके NCERT के वर्ड्स। क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन रिसेंट में अभी एक अपडेट आया है। वो क्या है भाई? अप्रैल 2025 में एक बहुत ही दुखद पहलगाम अटैक हमें देखने को मिला। आपको पता है इंडिया के बहुत सारे मासूम लोग मारे गए। तो इंडिया ने अब बोल दिया है कि जो ये हमारी ट्रीटी है ना, इसे हम इन अबेयंस रखेंगे। इन अबेयंस का मतलब क्या होता है? होल्ड करके रखेंगे, सस्पेंड करके रखेंगे, रिमूव नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे, हम इसको सस्पेंड करके रखेंगे। हालांकि इस ट्रीटी के अगर हम पॉलिसीज पढ़े तो वहां पर ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था कि एक कंट्री चाहे तो वो उसको होल्ड करके रख सकती है, बट इंडिया ने ऐसा करा हुआ है। तो पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने के लिए काम किया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो करता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सीधे बोल दिया, जब तक पाकिस्तान ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो सपोर्ट करते रहेगा, हम नहीं करने वाले कुछ भी, हमने सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक अपडेट है। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना तो NCERT ही है, लेकिन आप चाहो तो ब्रैकेट में ये भी ऐड कर सकते हो। एक्सप्लेन इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। पाकिस्तान से हमारे बहुत नाटक हुए। एक सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो 1965 में बिगेन हुआ। उस समय इंडिया के PM हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पाकिस्तान ने पहले रन ऑफ कच्छ में अटैक करा अप्रैल 1965 में। उसके बाद एक बहुत ही मेजर ऑफेंसिव हमें अटैक देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में अगस्त और सितंबर के महीने में। पाकिस्तान को लग रहा था कि लोकल लोग इनको सपोर्ट करेंगे, मालाला पहनाएंगे कि आइए आइए हमारे साथ रहिए। कुछ ऐसा नहीं हुआ, इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा इन पे ही भारी पड़ गया। इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए शास्त्री जी ने काउंटर ऑफेंसिव पंजाब में चालू किया। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? जब आप पर अटैक हुआ तो अब आप भी एक मैसिव अटैक कर रहे हैं, डिफेंस करने के लिए नहीं, सामने वाले को दबाने के लिए और वापस से धक्का देने के लिए कि बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो भाई इंडिया आर्मी ने जब ये अटैक करा ना, तो शुरुआत तो पंजाब से हुई, हम लाहौर तक पहुंच गए। मतलब पाकिस्तान का तो हाल बेहाल हो गया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बीच में इंटरवेंशन करा और इसके बाद हमें ताशकंद अग्रीमेंट देखने को मिला जनवरी 1966 में, जिसे शास्त्री जी ने और आयूब खान ने साइन करा। और इसे मीडिएट किसने करवाया था? USSR ने। USSR बीच में आया था कि चलो यार मैं दोनों को संभालने का काम करता हूं। और इसी के बाद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी, हमें शास्त्री जी की वहीं पर डेथ देखने को मिल गई थी। आज भी अनक्लियर है कि डेथ के पीछे रीजन क्या था।
है ना। इस पर एक मूवी भी आप देख सकते हैं, टास्किन फाइल्स करके मूवी है, अच्छी मूवी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन एनी 2 रिजल्ट्स ऑफ इंडो पाक वॉर। तो आप लिखेंगे कि ये ट्रीटी साइन हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो भाई इंडिया ने बहुत मिलिट्री लॉसेस पहुंचाए पाकिस्तान को, लेकिन उस समय इंडिया की खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो और बर्डन हमारे ऊपर आ गया था। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की एक और वॉर हमें 1971 में देखने को मिलती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, वॉर क्यों हुई, रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे, वो भी हम देखेंगे। ये हमने वर्ल्ड पॉलिटिकल वाली बुक में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में भी देखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं बांग्लादेश का क्या सीन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 1970 में पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए, वहां पर बहुत स्प्लिट डिसीजन आ गया। जुल्फिकर अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में जीत गए और शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अवामी लीग पार्टी के वो लीडर थे, वो ईस्ट पाकिस्तान में डोमिनेट करने लग गए। 2 पाकिस्तान थे, एक वेस्ट और एक ईस्ट, तो दोनों जगहों पे लफड़ा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हमें बंगाली पॉपुलेशन देखने को मिलती थी ना, वो भाई बहुत सालों से परेशान थी। वहां पर अवामी लीग के जीतने का रीजन ही ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो उनको दबाता था, उन पे उर्दू इंपोज करता था, उनके कल्चर को मिटाने की कोशिश करता था, उनके एस्पिरेशन को पूरा नहीं करता था, और इसलिए देखने को मिलता था उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करता था। अर्ली 1971 में पाकिस्तानी आर्मी को जब ये सब पता चला ना कि यार इलेक्शन तो कुछ उल्टा सीधा ही हो गया है, इलेक्शन में तो ऐसा लग रहा है कि भाई अवामी लीग की ही गवर्नमेंट बन जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और रेन ऑफ टेरर, मतलब भाई इतनी तबाही मचाई, बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने, बहुत प्रॉब्लम हुई। और इसी के बाद बांग्लादेश लाइबरेशन स्ट्रगल देखने को मिला, मतलब बांग्लादेश के आजादी, उसको लिबरेट कराने का काम देखने को मिला। इंडिया में करीब करीब 80 लाख रिफ्यूजीज हमें देखने को मिले, 80 लाख लोगों को इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया पे भी बहुत प्रेशर बन रहा था। इंडिया ने मोरल सपोर्ट भी दिया, मटेरियल सपोर्ट भी दिया, और बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान को किससे सपोर्ट मिला? पाकिस्तान को सपोर्ट मिला यूएस और चाइना से। हेनरी किसिंगर, ये सेक्रेटरी थे, वहां के यूएसए के सेक्रेटरी थे, तो वहां के सेक्रेटरी बड़ी पोजीशन के हैं। इन्होंने सीक्रेटली चाइना को विजिट किया पाकिस्तान से होते हुए। इंडिया समझ गया कि भाई ये चाइना, पाकिस्तान और यूएसए का कुछ तो लफड़ा चल रहा है, इसलिए जुलाई 1971 की बात है, तो इंडिया ने क्या किया, इसको काउंटर करने के लिए 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली यूएसएसआर के साथ। कोल्ड वॉर चल रहा है, इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता है, लेकिन इंडिया ने इनके साथ ट्रीटी करी और सीधे बोल दिया कि यूएसए, चाइना और पाकिस्तान मिलकर कुछ कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए हमारे लिए करना जरूरी है। तो इंडिया ने ये किया और सीधे सीधे ये बोल दिया कि अगर इंडिया पे अटैक होगा तो यूएसएसआर का हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर इंडिया ये नहीं करता तो हो सकता था, चांसेस थी कि चाइना, यूएसए और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को पूरी तरीके से खत्म कर देते। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिया का उस समय डिसीजन था, बहुत प्रेशर में हमने लिया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि ये ट्रीटी क्या थी। दिसंबर 1971 में फुल स्केल वॉर हमें देखने को मिल गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगहों पे अटैक्स हुए। इंडिया ने वेस्टर्न, ईस्टर्न फ्रंट्स हर जगह से रिटेलिएट करा, अपना दबदबा दिखाया। इंडिया किसी से डरता नहीं है। इंडियन आर्मी को लोकल पॉपुलेशन का भी सपोर्ट मिला, तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस कर पाए। हमने ढाका को सराउंड कर लिया सिर्फ 10 दिनों के अंदर, और 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को हमने सरेंडर करवा दिया। इसी के बाद बांग्लादेश फॉर्म हुआ। इंडिया ने यूनिलेटरल सीजफायर कर दिया कि अब हम हमला वगैरह नहीं करेंगे, अब हम शांति से आगे बढ़ रहे हैं। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में शिमला अग्रीमेंट हुआ पीस के लिए, जिसके बाद नेशनल जुबिलेशन, पूरे देश में खुशी की लहर थी कि हमने पाकिस्तान को पटकनी दे दी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे या शिमला अग्रीमेंट क्या था। कॉज मतलब कोई चीज क्यों हुई, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उस चीज की वजह से क्या हुआ। समझ गए? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ क्योंकि वहां अथॉरिटेरियनिज्म था, फॉर एग्जांपल, ये कॉज है। डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर टूट गया, तो ये जो टूट गया उसके बाद जो शॉक थेरेपी आई, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस में कंफ्यूज मत होना। ये देखो 2025 का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे इंडिया ने इस मोमेंट ऑफ ग्लोरी को देखा। इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री पावर का ये सीधा सीधा एक साइन था। इंदिरा गांधी जी जो उस समय की पीएम थी, उन्होंने ही वही फ्रेंडशिप ट्रीटी वगैरह भी यूएसएसआर के साथ करी थी, पूरा डिस्कशन वगैरह किया था। लोकसभा इलेक्शन जीत कर आई हुई थी, तो उनका नाम बहुत ज्यादा हो गया है ना। इलेक्शन भी जीता 1971 में और ये सब भी हो गया, तो उनका नाम बहुत हुआ, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई।
इस वॉर के बाद बहुत सारे स्टेट इलेक्शन हुए और बहुत सारे स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस, जो कि इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी, उसको मेजोरिटी मिली क्योंकि लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया को इतनी बड़ी जीत मिली हुई थी। इसके बाद अगला आता है एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। अर्ली 1999 में सेवरल पॉइंट्स ऑन एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, साउथ एशिया वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको हमने देखा हुआ है। भाई एक बॉर्डर मान लीजिए, यहाँ पर इंडिया की आर्मी है, उस साइड पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि हमारे जम्मू का कुछ एरिया ऐसा है जिसको पाकिस्तान भी कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो एलओसी के कुछ सेवरल पॉइंट्स थे, जैसे मशको, द्रास, कक्सर, बटालिक, है ना, इन्हें ऑक्यूपाई करा कुछ फोर्सेस ने जो खुद को क्या क्लेम कर रही थी, मुजाहिदीन्स। मुजाहिदीन्स वो होती हैं जो जिहाद को सपोर्ट करती हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल। तो इनका कहना था कि हम अपने रिलीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। होते हैं लोग जो रिलीजन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ का कुछ काम करते हैं, ज्यादातर टेररिस्ट लोग यही करते हैं। तो मुजाहिदीन, ठीक है। तो इंडिया ने तुरंत इस पर रिएक्शन लिया और इस चक्कर में हमें कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में जून 1999 को देखने को मिला और इंडिया ने ज्यादातर लॉस्ट पॉइंट्स को वापस से कैप्चर कर लिया बाय 26 जुलाई 1999। इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल अटेंशन हमें देखने को मिला क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन ये जो झगड़ा था ये कारगिल तक ही रहा, ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई पूरे बड़े लेवल पे वॉर हो गया। इस कारगिल के बाद ना पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि उनके जो पीएम है उनको आर्मी ने धोखे में रखा, आर्मी चीफ वगैरह ने उनको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। और इसके बाद थोड़े समय बाद ही हमें देखने को मिला कि जनरल परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान में आर्मी रूल आ गया, गवर्नमेंट वगैरह साइड हो गई और इन्होंने गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया। इनका हमें मिलिट्री रूल देखने को मिल रहा था। एक्सप्लेन, पाकिस्तान की तो बहुत ही कॉमन चीज है ये। एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। एनालाइज द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। तो 4 फीचर मैं आपको बताता हूं, आप अपने मन से भी कुछ ऐड करना चाहें, हालांकि सभी ऐड कर दिया है मैंने, बट स्टिल। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला मई 1974 में, जो नेहरू जी के विजन का पार्ट था कि इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ाना है, इंडिया को और हमें मॉडर्न करना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का स्टार्ट हुआ था लेट 1940s में, किसकी लीडरशिप में, होमी जे भाभा की लीडरशिप में। इनका नाम आपको पता ही होगा, ये इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो भाई इंडिया का एम यही था कि हम एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी रिसर्चेस में भी न्यूक्लियर पावर को यूज किया जाता है। नेहरू जी न्यूक्लियर वेपन्स के हमेशा से अपोज में थे। उनका कहना था कि न्यूक्लियर वेपन दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी बोलते थे कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन को बैन करना चाहते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ के लिए बैन हो जाए, कुछ के लिए ना हो। अगर आपको करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए कि हर कोई न्यूक्लियर वेपन त्याग दे। लेकिन ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन का कलेक्शन तो दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1964 में। इसके बाद जो 5 बिग पावर है, हमारा यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, अमेरिका, इनने बहुत कोशिश करी कि दुनिया से ये बाकी लोगों को न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाने से रोक पाए, लेकिन इंडिया ने इन चीजों को रोका। जैसे कि भाई कुछ ट्रीटीज है, हमने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सीधी बात कि 1967 से पहले अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन थे तो आप रखिए, नहीं थे तो आप बिल्कुल भी मत रखिए। इंडिया ने बोला डिस्क्रिमिनेटरी है। सीटीबीटी को भी इंडिया ने साइन नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया ने बोल दिया भाई ये ट्रीटीज बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, बायस्ड है 5 न्यूक्लियर पावर्स की तरफ, हम साइन नहीं करेंगे। और मई 1998 में इंडिया ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करे, तो इंडिया किसी से डरा नहीं और इसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी कर लिए थे। तो भाई दुनिया भर में डर का माहौल था कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास हो गया है वेपन। बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, सैंक्शन भी। सैंक्शन मतलब क्या होता है, पूरा वर्ल्ड मिलकर आप पे कुछ लगा देता है कि आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आपके टैक्सेस बढ़ा देंगे, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय के लिए दोनों पे लगाया था, फिर बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि सबको पता था कि होशियारी वही मार रहे हैं, इंडिया की कोई भी होशियारी नहीं है। ये 2 ट्रीटीज के नाम जरूर से याद रखना, एनपीटी, सीटीबीटी। बहुत माइनर डिफरेंस है। हमारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या बोलता है, कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता। 5 बिग पावर के पास न्यूक्लियर वेपन है, अब आगे कोई पोजेस नहीं कर सकता। सीटीबीटी क्या बोलता है, ये कंप्लीट बैन की बात करता है कि टेस्टिंग नहीं कर सकते।
पहले से न्यूक्लियर वेपन है तो वो रखे रहो, लेकिन अब आगे आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो दोनों, एक बोलता है कौन पोजेस कर सकता है और एक कंप्लीट टेस्ट बैंक की बात करता है। एनपीटी में बोला गया था कि जिनके पास है वो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है तो आप आगे भी टेस्ट कर सकते हो। दोनों डिस्क्रिमिनेटरी हैं क्योंकि दोनों बिग पावर्स को सपोर्ट कर रही हैं। आगे के टेस्ट आपने बैंक करवा दिए, लेकिन पुराने न्यूक्लियर वेपन का क्या? और इसमें तो आपने बाकियों को बना कर दिया कि आप नहीं रख सकते, लेकिन पुराने वाले रख भी रहे हो, टेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया दोनों के ही खिलाफ था और भी बहुत सारी कंट्रीज इसके खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन आता है, एनालाइज द शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। शिफ्टिंग अलायंस की बात करते हैं। 1977 से बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी हमें पावर में आती हुई देखने को मिली हैं और ये वही समय था जब ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े चेंजेस आ रहे थे। जनता पार्टी ने प्रॉमिस करा था कि हम जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। मतलब अभी इंडिया जो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड है ना, इस चीज को हम हटा देंगे, हम जेन्युइनली नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। उसके बाद से जितनी भी गवर्नमेंट्स है, कांग्रेस हो चाहे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि चाइना के साथ हम अपने रिलेशन को रिस्टोर कर सके और यूएसए के साथ भी हम थोड़ी दोस्ती कर सकें। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लोजली दो चीजों को फॉलो करती है। एक, पाकिस्तान से हमारा क्या रिलेशन चल रहा है, जो भी लफड़े चल रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, और दूसरा इंडो यूएस, मतलब इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसकी बात करते हैं। पोस्ट 1990 पीरियड के बाद हमें देखने को मिला है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं उन्हें क्रिटिसिज्म मिला है कि आप प्रो यूएस पॉलिसीज को फॉलो करते हो। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा यूएस को सपोर्ट करते हो और रशिया आज भी इंडिया का फ्रेंड है, लेकिन अब उसका ग्लोबल प्री एमिनेंस, मतलब पहले जो उसका एक दबदबा था ना, एक जो उसको सुप्रीमेसी देखने को मिलती थी, अब वो रशिया की बची नहीं है, ऐसा बोलना है। तो ये एक पॉइंट आता है। तो यहां पर एक और सब क्वेश्चन बन के आता है, और ये मैंने आपको पुराने सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एक देश की फॉरेन पॉलिसी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बदल सकती है। इंडिया पहले नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था, फिर भी बीच बीच में देखने को मिलता था कि इंडिया थोड़ा यूएसएसआर की तरफ हो जाता था। यूएसएसआर टूट गया, रशिया अब उतना बड़ा पावर नहीं है जितना पहले यूएसएसआर था, तो इंडिया अब किसकी तरफ हो गया है? यूएसए की तरफ। तो नेशनल इंटरेस्ट समय के हिसाब से बदलता है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो यही आंसर आप लिख के आएंगे कि समय के साथ कैसे इंडिया बदला है। अब अगर अभी की बात करते हैं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएस प्रो यूएस स्ट्रेटेजी की तरफ आगे बढ़ गई है। हम इकोनॉमिक ड्रिवन इंटरनेशनल सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में बोला जाता है ट्रेड करो, कॉमर्स करो, इकोनॉमी बढ़ाओ, तो इंडिया भी इन्हीं चीजों को देखकर अपनी पॉलिसी वगैरह बनाता है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। कश्मीर का इशू तो आज भी जिंदा है, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट्स करे जाते हैं कि थोड़े नॉर्मल रिलेशन को वापस से रिस्टोर करा जा सके। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर धड़ाधड़ शेयर करना तो बनता है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। आप है फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।